और शुड नॉट बी इंसॉल्वेंट, दिवालिया ना हो या डिस्क्वालीफाइड, कानूनन तौर पर उस पर कोई मतलब जो है रोक ना लगाई, डिस्क्वालीफाई ना किया हो अकाउंट खोलने के लिए। ऐसे व्यक्तियों के अकाउंट खोलते हैं हम, उसमें आधार नंबर, पैन नंबर और एनी अदर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाई RE। तो RE क्या था, तुरंत जवाब दीजिए मेरे को अब यहां पे अनम्यूट करके। RE क्या बोला था हमने, बोलिए क्या बताया था RE आपको? रेगुलेटेड एंटिटी। इसके अंदर दो एग्जांपल दीजिए, कौन से थे रेगुलेटेड एंटिटी में, कौन थे? सारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, ठीक है, ये सब इसके अंदर कवर होता है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, इसीलिए साथ साथ मैं इसीलिए साथ साथ रिवाइज कराता जा रहा हूं आपको, पुरानी चीजें पढ़ाऊंगा साथ साथ ही इनको, ताकि अपडेट होते रहे आप। अब हम कुछ अकाउंट्स ऐसे बात करेंगे जिनके अकाउंट खोलने में और ऑपरेशंस करने में, क्योंकि हमारा काम आगे ऑपरेशंस का भी था इसके अंदर, जब अकाउंट खोलना और अकाउंट को ऑपरेशंस करना, ये दोनों काम जब हम करेंगे तो उसके लिए हमारे को कुछ अकाउंट्स में कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस लेनी होती है। जैसे पहला आ गया इलिटरेट अकाउंट्स, इलिटरेट पर्सन के अकाउंट। इलिटरेट पर्सन कौन होता है? इलिटरेट पर्सन वो होता है जो लिख पढ़ नहीं सकता। तो जब वो लिख पढ़ नहीं सकता, जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरा जा रहा है उसका, जिसपे वो दस्तखत करेगा तो इलिटरेट तो है नहीं। जब दस्तखत नहीं कर पा रहा है, इसीलिए हम इलिटरेट बोल रहे हैं, इसका अंगूठा लगाएगा। जब उसका अंगूठा लगवा रहे हैं हम, इसका मतलब जहां अंगूठा लगा रहा है उसने कुछ नहीं समझ में आया, उसको क्या पढ़ा, उसने क्या पढ़ सकता है या क्या उसमें लिखा है, उसको कुछ नहीं पता। इसलिए ऐसे व्यक्तियों का अकाउंट खोलते हुए हम उनको उनकी भाषा में, जो लैंग्वेज उनको समझ में आती है, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, तमिल, जो भी समझ में आता है, उसकी भाषा में उसको बता देते हैं कि ये आप अकाउंट खोल रहे हैं, इसके ये रूल रेगुलेशंस होते हैं। एक ऐसे व्यक्तियों का जब अकाउंट खोलते हैं, इसका LTI लगाते हैं, लेफ्ट थंब इंप्रेशन लगवाते हैं। ऐसे व्यक्ति का जब अकाउंट खोलते हैं तो उससे 2 पासपोर्ट फोटोग्राफ्स लेते हैं, पासपोर्ट साइज की, एक उसके अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे लगा देते हैं और दूसरी जो होती है वो उसकी पासबुक पे लगा देते हैं, ताकि जब भी वो पैसा लेने आएगा तो उसको खुद अपने आप आना होगा। विड्रॉल फॉर्म से पैसा लेगा और विड्रॉल फॉर्म से जब पैसा लेगा वो, तो उस समय उसको पासबुक अटैच करनी, साथ में पासबुक देनी होगी। उस पासबुक से हम उसका क्या नाम टैली कर लेंगे, यही इसका व्यक्ति है, इसी की पासबुक है, और उसका जो है हम पेमेंट कर सकेंगे। यहां पर मैं आपको एक प्रिकॉशनरी बता रहा हूं कि ऐसा व्यक्ति जब भी पैसा लेने आएगा वो विड्रॉल लेगा। विड्रॉल मान लीजिए 1000 रुपए का विड्रॉल आपके पास पासबुक में साथ रखा है, तो आपको ये समझ में आती है कि वो विड्रॉल किसी ने भरा है, उसने तो भरा नहीं है, क्योंकि वो खुद भर नहीं सकता। अगर तो भरवाकर अकेला आया है तब भी, या उसके साथ कोई आया है, चाहे उसका फैमिली मेंबर हो सकता है, चाहे कोई बैंक का कस्टमर जिसने फॉर्म भरा है वो साथ में हो सकता है, उसके कोई भी होगा, कोई उसके साथ चीट ना कर ले, इस बात को देखने के लिए हम सिंपल एक जो उसका पेमेंट करने से पहले उससे एक सवाल पूछ लेते हैं कि आप कितने का पेमेंट ले रहे हैं, पेमेंट कितने का है। तो वो जो इलिटरेट आदमी है, जो जिसने भरा नहीं है फॉर्म किसी और ने भरा है, पूछ हम इससे रहे हैं, तो वो अगर वही बात बताता है कि 1000 रुपए ले रहे हैं और विड्रॉल भी 1000 का भरा हुआ है, इसका मतलब इसको ठीक किसी ने भरा है। लेकिन अगर किसी ने विड्रॉल 2000 का भर दिया और वो मां कह रहा है मैंने 1000 चाहिए था मुझको, तो इसका मतलब कोई 1000 से इसका फ्रॉड करने जा रहा है। ये हम तभी पकड़ लिया अगर हमसे ना पूछते, सामने खड़ा है, उसके साथ में उसका कोई फैमिली मेंबर आया हुआ है, उसने 2000 का विड्रॉल पासबुक दे दिया, आपने फोटो सामने मिला ली, भी व्यक्ति खड़ा है, आपने गिन के 2000 इसको पकड़ा दिए, इसने ले लिए और आगे मुड़ते हुए चले, उसको दिया, अब 1000 दिया, क्या करा उसने 1000 दो, बाद में वो व्यक्ति कह रहा मैं तो 1000 रुपए निकाला था, आप कह रहे 2000 रुपए निकाला। इस चीज से बचने के लिए सिंपल सा यही है, क्योंकि फॉर्म उसने नहीं भरा, एक सवाल अगर आपसे पूछ लेंगे कि कितना पैसा निकाल रहे हैं आप, तो उससे तुरंत हम इस बात से उसके साथ कोई भी चीटिंग हो उस चीज से रोका सकता है। ये है ऑपरेशन इन द अकाउंट, जो मैं आगे इसमें शुरू में बोला था ना, ये ऑपरेशन अकाउंट में हम उसके साथ प्रिकॉशन लेते हैं। ब्लाइंड पर्सन, अब ब्लाइंड पर्सन जो है लिख पढ़ तो सकता है लेकिन वो देख नहीं सकता। ऐसी व्यक्तियों का अकाउंट खोलने के लिए क्या होता है कि हम जब भी अकाउंट खोलते हैं तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे जो आपके सिग्नेचर्स कराते हैं या अपने जो सिग्नेचर आपके लेते हैं, उन्हीं सिग्नेचर्स के बेसिस पे आगे ट्रांजैक्शंस होती हैं। वो सिग्नेचर से आपके सिग्नेचर बाद में मिलने चाहिए, अगर नहीं मिलते हैं
तो हम कहते हैं आपके सिग्नेचर डिफर कर रहे हैं, क्योंकि कल को कोई फ्रॉड करके भी ले जा सकता है। सिग्नेचर आपके ऐसे हैं, किसी और ने दूसरे तरीके सिग्नेचर के हमने पेमेंट कर दिया, आप कहेंगे मेरे तो सिग्नेचर नहीं है ये। ऐसे लिए क्योंकि ये ब्लाइंड पर्सन्स हैं, इनके सिग्नेचर्स में इनकंसिस्टेंसी हो सकती है। इसको करने के लिए, रोकने के लिए कि कहीं ऐसा कोई गलत ना कर ले, हम इनके सिग्नेचर्स को, जो वहां पे हमारा कोई वैल्यूड कस्टमर्स होते हैं, उनसे हम उनके सिग्नेचर को अटेस्ट करा देते हैं और उसके बाद उनको पेमेंट करते हैं। इनकी पासबुक में भी एक फोटो इनकी लगाई होती है और एक इनके अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में लगी। माइनर्स, मैंने अभी आपको जब 3 स्लाइड पहले बोला था कि अकाउंट खोलते हुए किसी का भी अकाउंट खोल सकते हैं, वो मेजर बाई एज होना चाहिए, 18 साल या उससे ऊपर होना चाहिए, ये हमने वहां बोला था। ये जान इसलिए बोला था वहां पर मैं, क्योंकि माइनर का अकाउंट खोलते हुए ये एक स्पेशल क्लास में खोलेंगे हम। नॉर्मल बात करेंगे तो वहां पे आएगा, इसीलिए इसको माइनर 18 साल से नीचे नहीं बोला था। माइनर कौन होता है? जिसकी उम्र 18 साल से नीचे होती है। अब माइनर में 2 कैटेगरी हो सकती है, एक 2 साल का बच्चा ही माइनर है, एक जो 6 महीने का मदर की गोद में है बच्चा, वो भी माइनर है, ठीक है, और एक 18 साल से नीचे का जिसकी उम्र 17 साल है, 17.5 साल है, वो भी माइनर है। तो क्या इनको सबको एक ही उसमें लेंगे? नहीं, इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लेंगे। पहला, ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 10 साल या उससे अधिक है, वो लिख पढ़ सकते हैं और अपना यूनिफॉर्मली सिग्नेचर्स कर सकते हैं, चाहे हिंदी में चाहे तमिल में, किसी में भी अपना नाम लिख सकते हैं, सिग्नेचर कर सकते हैं। और दूसरे ऐसे बच्चे जो इस कैटेगरी में नहीं आते, मान लो कोई 2 साल का बच्चा है, वो तो क्या 2 साल का बच्चा गोद में ही होगा ना, तो उसका अकाउंट भी हम खोल सकते हैं, लेकिन उसका अकाउंट और इस अकाउंट खोलने में फर्क होगा। क्या होगा? ये 10 साल, अब ध्यान से सुनिएगा, 10 साल से बच्चा जो 10 साल से उम्र ज्यादा है, पढ़ लिख सकता है, सिग्नेचर कर सकता है, उसके इंडिविजुअल नाम से अकाउंट खुल जाएगा। लेकिन जो दूसरी कैटेगरी के अकाउंट खुलेगा, वो अंडर नेचुरल गार्जियन खुलेगा, उसके फादर के अंडर नेचुरल गार्जियन, उसके फादर के अंडर में उसका अकाउंट खुलेगा, बच्चे का खुलेगा लेकिन अंडर नेचुरल गार्जियन खुलेगा। इसके लिए हम केवाईसी जो है उनके गार्जियंस की पूरी करेंगे, मदर फादर जो भी गार्जियन है उनकी केवाईसी भी लेंगे। और इसमें एक चीज है, स्टेप मदर फादर, इनको गार्जियन में इंक्लूड नहीं करा जाता, स्टेप मदर फादर को गार्जियन में इंक्लूड नहीं करा जा सकता। 2-3 चीजें मैं माइनर के बारे में और बोलने वाला हूं, उनको बड़े ध्यान से सुनिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, माइनर ज्वाइंट अकाउंट खुल सकता है, लेकिन दोनों माइनर नहीं होने चाहिए, एक उसमें से मेजर होना चाहिए। दूसरा, माइनर के अकाउंट में कभी भी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं दी जा सकती, उसके अकाउंट में ओवरड्राफ्ट नहीं किया जा सकता। अब शायद आपको ओवरड्राफ्ट वर्ड पता है या नहीं पता, मैं आपको इसके एग्जांपल देके क्लियर कर देता हूं, आपको हमेशा के लिए ओवरड्राफ्ट पता चल जाएगा। मान लीजिए एक व्यक्ति की उम्र 25 साल है, उसके अकाउंट में 10,000 रुपए हैं, उसके अकाउंट में मान लीजिए बैंक से गलती से 25,000 का चेक पे हो गया, इसका मतलब 15,000 रुपए ओवरड्राफ्ट हो गया उसका, क्योंकि 10,000 था, 10,000 से ऊपर चला गया तो 15,000 रुपए ओवरड्राफ्ट हो गया। बैंक उसको रिकवर करने के लिए उसको फॉलो कर सकता है और बैंक इसमें कानूनन जो कार्रवाई होती है वो भी कर सकता है रिकवर करने के लिए। लेकिन अगर ये कोई माइनर है, उसके खाते में अगर ये हो गया, ओवरड्राफ्ट हो गया 15,000 रुपए का, चाहे बैंक की गलती से हुआ, चाहे बैंक ने उसको दिया है, अगर ये ओवरड्राफ्ट हो गया, ये ओवरड्राफ्ट बैंक कानूनी तौर पर उससे रिकवर नहीं कर सकता, क्योंकि ये माइनर के साथ किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वॉइड होता है, इनवैलिड होता है। तो इस तरीके का जो ओवरड्राफ्ट किया कर दिया गया है, ऑर्डर दिया गया है, ये इनवैलिड है, ये नल एंड वॉइड है एज पर लॉ, इसलिए बैंक इसको कानूनी तौर पर रिकवर करने का कोई विकल्प इस्तेमाल नहीं कर सकता। ओके, आगे समझ में सही? यस और हेलो, ठीक है? क्लियर हो गया? ओके, गुड। ठीक लग रहा है आप लोगों को समझना? भाषा ठीक लग रही है? जी सर, क्लियर हो रहा है ना? गुड, वेरी गुड। यस सर। स्मॉल अकाउंट्स, अब हम स्मॉल अकाउंट्स की बात करेंगे।
स्मॉल अकाउंट्स, जरा मैं ऑब्जेक्टिव बता दूं आपको कि स्मॉल अकाउंट का ऑब्जेक्टिव क्या है। स्मॉल अकाउंट का ऑब्जेक्टिव ये है कि इस समय ये हम ये चाहते हैं कि बैंकिंग फैसिलिटीज का हर कोई लाभ उठाए, चाहे वो दूर दराज कहीं पे भी भारतवर्ष के किसी कोने में भी रहता हो, ज्योग्राफिकली कहीं भी रहता हो, ज्योग्राफिकल कंडीशंस कुछ भी हो वहां की, तो यही कोशिश हो रही है कि जो है दूर दराज में रहने वाले लोगों को बैंकिंग फैसिलिटी का लाभ मिल सकता है। अब फैसिलिटी का लाभ कैसे मिलता है? फैसिलिटी का लाभ मिलता है, बैंक की ब्रांच खोल दी गई, रीजनल रूरल बैंक की ब्रांच खोल दी गई। अगर वहां पे रीजनल रूरल बैंक की ब्रांच नहीं है और ब्रांच बैंक की नहीं है, तो आपके जो ट्रेनिंग कराने हैं बीसीबीएफ, इनके माध्यम से वहां पे सेंटर्स उनका भी खुलता है। मान लीजिए कोई ऐसा बीसी है जिसने किसी जो भी बैंक उसके साथ में बीसी बना है और वो ऐसी जगह पे ऐसे गांव में उसने खोला है सेंटर, वहां पर में वहां कोई ब्रांच नहीं है बैंक की, तो इससे हम जो है हमारी रीच जो है इतनी दूर तक उन लोगों तक फैसिलिटी देने के लिए हो जाएगी। यहां पर मैं कुछ दूर दराज के एरिया में, अभी मैं आपको एक एग्जांपल भी देने की कोशिश करूंगा। दूर दराज के एरिया में ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनके पास ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं होगा, ओवीडी नहीं है, और हमने ओवीडी आपको बताया था वहां पर में कि पासपोर्ट होना चाहिए, इलेक्शन आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। ये सब चीज जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बताई थी, इनमें से कोई डॉक्यूमेंट उसके पास में अगर नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उसका अकाउंट नहीं खुल सकता। और अगर वो व्यक्ति गवर्नमेंट द्वारा दी गई किसी सहायता का पात्र बनता है, तो उसके लिए उसका अकाउंट होना जरूरी है। तो जब तक अकाउंट नहीं खुलेगा, उसकी पात्रता के हिसाब से उसको बेनिफिट नहीं मिल सकते, कैश में तो मिलेगा नहीं, तो इसका वो डिप्राइव हो जाएगा। इसलिए डिप्राइव होगा कि उसके बैंकिंग फैसिलिटीज का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो डिप्राइव हो जाएगा उस पात्रता के अंतर्गत जो भी उसको सहायता मिलनी है उसके लिए। ऐसे लोगों के लिए ये स्मॉल अकाउंट्स खोले जाते हैं जिन लोगों के पास ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है। जैसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं समझाने के लिए। मान लो कोई एक लेडी है, राइट, ओल्ड एजेड लेडी है, वो विडो है, बहुत दूर दराज गांव में रहती है, उसके पास कुछ भी ना पैन नंबर है, ना कुछ उसका वोट दिया है, ना उसके पास आधार कार्ड बनाया उसने, कुछ भी नहीं है उसके पास में। अब बैंक के गवर्नमेंट के हिसाब से वो जो है लेडी मान लीजिए 1,500 या 2,000 रुपए उसको महीने का जो है बेनिफिट मिल सकता है। वो बेनिफिट मिल जाएगा उसको, वीडियो वाले उसमें आएगी तो बेनिफिट मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? जब उसके अकाउंट में आएगा, अकाउंट उसका है नहीं। तो ऐसे लोगों की हेल्प करने के लिए स्मॉल अकाउंट्स खोले जाते हैं। ये ऑब्जेक्टिव है जिनके पास ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है। अब क्या करते हैं इनको, इनका अकाउंट खोलने के लिए इनका फॉर्म भर के इनकी फोटो लगाकर इनसे सेल्फ अटेस्ट करा लेते हैं और बैंक ऑफिसर उस पर सिग्नेचर कर देता है कि ही हैज साइंड इन माय प्रेजेंस, मेरी उपस्थिति में इसने अंगूठा लगाया या दस्तखत किए हैं। क्योंकि इनका इन अकाउंट्स का एक खास मकसद है, इसलिए इसमें लिमिटेशंस भी रखी गई हैं, इसमें कुछ रोक भी रखी गई हैं। वो रोक लगाई हुई है, ये रोक मैं पढ़ रहा हूं, आपको ध्यान से इनको सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है कोई एग्जाम में आपसे इसमें क्वेश्चन आ जाए। क्या लिमिटेशंस है, क्या इसमें मतलब रखी गई है? पहला, इसके अंदर एग्रीगेट क्रेडिट एक साल में 1 लाख से ज्यादा नहीं होगा। अब एग्रीगेट क्रेडिट का मतलब क्या होता है? एग्रीगेट क्रेडिट का मतलब होता है साल भर में जितने क्रेडिट आए हैं, जितना जमा हुआ है, उनको जोड़ते जाएंगे, उनको जोड़ते जाएंगे, इसका मतलब होता है एग्रीगेट। एक की बात नहीं है। मान लीजिए एक बार 2,000 रुपए आया, अगले महीने 2,000 आया, फिर 3,000 आया, अगले महीने 4,000 आया, फिर 2,000 आया। इन सब अमाउंट को जोड़ेंगे, 12 महीने की अमाउंट को जोड़ेंगे, तो ये 1 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक। दूसरा, एग्रीगेट विड्रॉल, एक महीने में इसमें एग्रीगेट विड्रॉल 10,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए। मान लो उसने एक महीने में एक दिन 2,000 रुपए निकाले, एक दिन 5,000 रुपए निकाल लिए और एक दिन 3,000 रुपए निकाल लिए, तो 10,000 हो गए। अब उस महीने में वो चौथा विड्रॉल नहीं ले सकते, क्योंकि 10,000 उसके निकल चुके हैं। एक महीने में ज्यादा से ज्यादा विड्रॉल, एग्रीगेट विड्रॉल 10,000 से ज्यादा नहीं होगा। बैलेंस उसके अकाउंट में किसी भी समय 50,000 से ऊपर नहीं रहेगा, 50,000 से नीचे उसका बैलेंस होगा। ये 3 कंडीशंस हैं, 3 लिमिटेशंस हैं इस अकाउंट के अंदर। क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव हमको पता ही है, ऐसे लोगों के अकाउंट खुले हैं
तो इनके पास कहीं पैसा जमा करने का और कोई सोर्स ही नहीं होता है, इसलिए इन्हीं के विद इन ही इसके अंदर होता है। 2,000 रुपए गवर्नमेंट से मिले, उसने 2,000 निकाल लिए, 1,500 निकाल लिए, और ऐसे अकाउंट में बैलेंस भी रखने की जरूरत नहीं होती उनको। ये नहीं है कि 2,000 रुपए आया और बैंक ने कह दिया कि साहब आपको इसके अंदर तो कम से कम 1,000 रुपए बैलेंस रखना होगा या 500 रुपए बैलेंस रखना होगा, ऐसा नहीं है। ये जो खाते खोले जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आंसर बोल रहा हूं यहां पर मैं, ध्यान रखिएगा। ये जो खाते खोले जाते हैं, इनकी जो वैलिडिटी है वो 12 महीने होती है। आज अगर खाता खोला गया है, ये 12 महीने तक वैध होगा, और उसके बाद ये सर्टेन कंडीशंस में इसको आगे 12 महीने के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। ओके, सो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी चीजें मैंने जो आपको बताई हैं, आप इसको ध्यान में रखेंगे। नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट क्या होता है? नॉन रेजिडेंट, पहले हम नॉन रेजिडेंट समझ लें क्या होता है। मान लो आपके परिवार में से, हो सकता है किसी के परिवार में से कोई बच्चा बाहर पढ़ने गया हो, तो जो बच्चा बाहर पढ़ने भेजा है आपने, वो 2 साल का कोर्स करने गया है, पढ़ने के लिए गया है, 3 साल का कोर्स करने के लिए गया है, अभी तो उसकी फीस वीस जमा करा दी गई है, सब कुछ कर दिया है, लेकिन वो 2 साल 3 साल तक रहेगा, उसे खर्चा जो चाहिए होगा वो कहां से आएगा? वो खर्चे के लिए जो आप यहां से भेजेंगे उसको, महीने के 2 महीने या महीने महीने भेजेंगे, 2 महीने भेजेंगे, है ना। मान लो कनाडा गया हुआ है, तो उसको मान लीजिए $5,000 चाहिए, तो आपने $5,000 भेज दिए, 2 महीने बाद फिर उसको 5,000 चाहिए, आपने $5,000 भेज दिए, लेकिन भेजेंगे कैसे? उसके लिए वहां अकाउंट खोलना होगा उसको, वो अकाउंट जो वहां खोलेगा उसको एनआरओ अकाउंट बोलेंगे। इसी प्रकार से मान लो कनाडा से या अमेरिका से या ऑस्ट्रेलिया से, किसी भी कंट्री से कोई बच्चा यहां पढ़ने आया है इंडिया में, अब यहाँ इंडिया में मान लियो 3 साल का कोई कोर्स करने के लिए आया है, तो 3 साल का जो कोर्स कर रहा है उसके अंदर उसको एडमिशन मिला होगा, राइट। जब उसे एडमिशन मिला, मान लीजिए कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स करने आया है, तो उसका एडमिशन मिला होगा, वो एडमिशन लेटर उसके पास होगा, तभी तो उसने वहां पे फीस वीस जमा कराई होगी, तभी तो यहाँ आया पढ़ने के लिए। तो जब वो यहाँ आके बैंक में अकाउंट खोलेगा, उस समय यहाँ का पैन कार्ड तो उसके पास होगा नहीं, क्योंकि यहाँ का है ही नहीं वो, यहाँ का उसके पास में पासपोर्ट क्या कहते हैं वो भी नहीं होगा, क्या कहते हैं आधार कार्ड भी नहीं होगा। इसलिए ऐसे व्यक्तियों के अकाउंट खोलने के लिए हम क्या करते हैं, उनका पासपोर्ट लेते हैं। उनका पासपोर्ट कहाँ का होगा? उनका पासपोर्ट होगा बाहर का, वो पासपोर्ट लेंगे, और एक लेंगे हम जिस भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से वो कोर्स करने आया है, जो उसके पास लेटर ऑफ ऑफर है जिसका एडमिशन का, एक कॉपी उसकी लेंगे, इसके बेसिस पे उसका अकाउंट खोलेंगे। तो जो अकाउंट ये खुलेगा उसको हम एनआरओ अकाउंट बोलेंगे। अब क्या होगा, इस एनआरओ अकाउंट में पैसा कहां से आएगा? मान लो कनाडा से आया, तो उसके कनाडा में जो फैमिली है वो पैसा भेजेगी इसको मंथ टू मंथ या जैसे ही भेजना खर्चे के लिए, तो वहां से इसके पास में पैसा आएगा। तो इस अकाउंट को जो बाहर के उनका जो हम अकाउंट यहाँ पे खोलते हैं इस पर्पज के लिए, इसको एनआरओ अकाउंट बोलते हैं। इसमें बस एक चीज, एक कंडीशन ये है जो इंपॉर्टेंट है, कि अगर कोई पाकिस्तानी स्टूडेंट है, कोई पाकिस्तान से यहाँ पढ़ने के लिए आया है, इन फॉर्मेलिटीज के अलावा आरबीआई से इसकी प्रायर अप्रूवल ले ली जाती है, उसकी प्रायर अप्रूवल आरबीआई से ले ली जाएगी, और बाकी कंट्रीज के उनके अकाउंट ऐसे ही खोल जाएंगे, उसकी अप्रूवल हो जाएगी, उसके बाद उसके अकाउंट खोल देंगे। अकाउंट्स ऑफ पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन। पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन का मतलब जो राजनीति से लिप्त हैं, जो राजनीति में हैं, उनका अकाउंट खोलने के लिए, क्योंकि उनके राजनीतिक फंड्स, उनके पास में फंड्स वगैरह बहुत आते हैं दुनिया में, तो इसलिए उनके फंड्स का, जो मैंने बोला था कि हमको सोर्स ऑफ फंड्स जानना होगा कि सोर्स ऑफ फंड पैसा कहां से आया, तो इनके इसके अंदर में क्योंकि इनके फंड्स राजनीति से रिलेटेड है, इसलिए इनके अकाउंट खोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन सिर्फ इनके रिस्क को देखते हुए, इनके अकाउंट के रिस्क को देखते हुए हमको अपने हायर अथॉरिटी से, जो भी इसकी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है, उसकी अप्रूवल ले लेते हैं। और यही कंडीशन इनकी जो क्लोज फैमिली रिलेशंस हैं उनमें होती है, जैसे उसकी वाइफ होगी, बेटा हो गया, बेटी होगी, तो उनका अकाउंट खोलते हुए जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी बैंक की है, जौन सी बैंक की जिसको भी इसकी अथॉरिटी है, उसकी परमिशन हम ऑब्टेन कर लेते हैं, उसके बाद इनका अकाउंट खोल लेते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप, थोड़ा सा सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में समझें। इनके अकाउंट क्यों खोलते हैं, कैसे खोलते हैं। सबसे पहले तो बात है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है।
पहले तो हमको ये पता होना चाहिए। सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, इसका अगर हिंदी में अनुवाद करूं, सेल्फ का मतलब अपनी मदद, अपनी हेल्प मीन्स मदद, अपने आप, अपनी मदद अपने आप, मुझे दूसरे की मदद नहीं चाहिए, अपनी मदद अपने आप, मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं। इसके लिए आप लोगों ने भी आपके एरिया में जहां पे शायद काम कर रहे हैं, यहाँ पे जहां रह रहे हैं आप, हो सकता है आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में सुना हो। इसमें नॉर्मली क्या होता है, मान लीजिए 20 औरतें, 20 लेडीज मिलकर एक ग्रुप बना लेती हैं कि हम 20 एक ही तरह की औरतें हैं, एक ही काम जानते हैं, उन्होंने कहा एक ग्रुप बना लेते हैं और हम मिलकर इसमें काम करेंगे। और उसके लिए क्या करेंगे, 200 रुपए महीने इकट्ठा करते हैं। तो 200 रुपए महीना इकट्ठा करा तो 4000 रुपए आ गया। उस 4000 से वो कुछ काम शुरू करेंगे, दूसरे महीने 4000 और आ जाएगा, क्योंकि हर महीने 200 रुपए डालेंगे। मैं तो बहुत 200 मिनिमल अमाउंट लेके चल रहा हूं। अगले महीने के पास 8000 रुपए हो जाएगा काम करने के लिए, राइट। अब ये जो 20 लोगों ने अपना एक ग्रुप बनाया है, तो ये मिलके करते रहे काम, क्या दिक्कत है। 2000 रुपए महीना जमा करते, 4000 महीने जमा करा, दूसरे महीने 8000 हो गया, फिर 12000 हो गया, फिर 16000 हो गया, काम करते रहे, क्या दिक्कत है। इनको अकाउंट खोलने की क्या जरूरत है। यहां पर में अकाउंट खोलने की जरूरत हम इसलिए महसूस कराते हैं या करते हैं, पहले तो हमने कहा कि सबको बैंकिंग फैसिलिटी का फायदा हो, इस ग्रुप को क्यों ना हो फायदा, और इस ग्रुप को जो है बैंकिंग जो फैसिलिटी मिल रही है, जो बैंक की सब सुविधा मिल सकती है, उसका फायदा लाभ ये क्यों ना उठाएं। इसके लिए क्या करेंगे, ये अपना ग्रुप बनाएंगे, उस ग्रुप का नाम रख लेंगे और एक मीटिंग करेंगे कि हमारी ये ग्रुप की मीटिंग यहां हुई, इसका नाम ये रखा गया है, फलानी जगह पे मीटिंग हुए इतने बजे इतनी तारीख को, और इसके हमारे ये मेंबर्स हैं, और हमने आज इनका जो है इलेक्शन किया है, इसके हमारे ऑफिस बेयरर्स हैं, ये हमारा सेक्रेटरी है, ये हमारा प्रेसिडेंट बना है, ये हमारा ट्रेजरर बना है, ठीक है। और इस ग्रुप का हमने ये आज मतलब रेजोल्यूशन किया है कि हम इस बैंक की ब्रांच के साथ अकाउंट खोल रहे हैं अपना, और हमारे ये 2 सेक्रेटरी और ट्रेजरर इनको अधिकृत करते हैं कि हम अकाउंट पे ऑपरेशंस ये करेंगे, इसका काम ये करेंगे, चलाएं। ओके, ये सब चीज लिख ली, और हमारे ये सारे मेंबर्स प्रेजेंट, उन सारे मेंबर्स के नाम लिखकर और उनके दस्तखत हो जाएंगे। अब ये 20 लोगों के 20 लोगों को बैंक आने की जरूरत नहीं है। इनका अकाउंट खोलने के लिए जो ऑफिस बेरर चुने गए थे वो लोग आएंगे और उस ग्रुप के नाम से अकाउंट को खुल जाएगा। उसके बाद वही ऑपरेट उसके अंदर करेंगे। एक बात। दूसरी बात, जब हमने इसको खोला है तो इसको खोलने का पर्पज होता है कि इसकी लिंकेज करेंगे आगे। अब लिंकेज करने का मतलब यह है कि जो इनको कोई सहायता दे सकते होंगे हम, बैंक की जो फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी वो इनको प्रोवाइड कराएंगे। कैसे कराएंगे, तो इनकी जो होगी, जो आगे मीटिंग्स होंगी, उन मीटिंग्स के अंदर बैंक का कोई ना कोई अधिकारी जाके वहां पे पार्टिसिपेट करेगा। वो देखे इनकी मीटिंग्स हुई हैं, सही तरीके से हो रही हैं, काम कर रहे हैं, बुक्स मेंटेन कर रहे हैं, उसके अंदर सबके पैसे आए हैं, किसको कितना दिया गया या कैसे कर रहे हैं, ये सब मेंटेन करते हैं। ये जब 12 महीने तक इनका काम चलता रहता है, देखते रहते हैं हम लोग, उसके बाद में जितनी इनकी कैपिटल होती है 12 महीने के अंदर, मैंने बताया था 20 लोग हैं, 200 रुपए देते हैं, एक महीने में 4000 रुपए हो जाएगा, 12 महीने में 48,000 रुपए हो जाएगा। 48,000 का काम करते थे, कुछ मान लीजिए कमाकर इन्होंने 60,000 रुपए इनके पास हो गया, तो 60,000 रुपए बैंक इनको लोन के तौर पे दे देगा। इनके पास अब कितना हो जाएगा काम करने के लिए, 1,20,000 रुपया। तो जो काम ये 60 से कर रहे थे वो काम इनका बढ़ जाएगा, अब 1,20,000 से कर रहे हैं। दूसरे साल बैंक ने देखा काम बहुत अच्छा चल रहा है, तो बैंक इनको 1:2 दे देगा। अगर 1,20,000 है इनके पास में, तो 2,40,000 दे देगा। इस तरीके से इनका जीवन स्तर बढ़ाने के लिए बैंक इनकी मदद करता है। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब है, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप का अकाउंट खोलने का मतलब है, और इनको जो है किस तरीके से हम बेनिफिट देते हैं ये यहाँ पर। अब मैं इस पे जाने से पहले यहां तक का जो मैंने करा है, कोई बात किसी की समझ में नहीं है, सेल्फ हेल्प ग्रुप समझ में आ गया, उसका मकसद समझ में आ गया, क्यों अकाउंट खोलते हैं इनका। क्योंकि जो दूर दराज के एरिया में है, लोग काम करने वाले हैं, उनका जीवन स्तर उठाने के लिए, क्योंकि अगर ये सेल्फ हेल्प ग्रुप में 20 लोग हैं, उस ग्रुप को दे दिया, ना किसी की कोई गारंटी, ना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी, कुछ नहीं चाहिए, ये आपस में साइन करके हम इनसे ले लेंगे और एक ग्रुप को फाइनेंस कर देंगे, राइट। और अगर एक एक को देते तो 20 लोग वहां आते, 20 लोगों को अलग अलग 2-2 हजार 4-4 हजार रुपए देना होता, इसलिए इनको ग्रुप बनाकर यहाँ पे। कोई सवाल यहां तक का किसी का? हेलो, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। बचत गट की जो स्कीम है महिलाओं की,
ये हाँ, उसी टाइप का है क्या यस ग्रुप? यस यस यस, स्कीम बहुत सारी हैं। ये एक सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो है, ये स्वयं सहायता समूह हर जगहों पे बने हुए हैं, ये बनाए हुए हैं, बैंक खुद बनवाता है, हम खुद प्रमोट करते हैं जाकर कि आप लोग जहां पे जाते हैं, जहां पे रूरल एरिया में हमारे ब्रांचेस हैं, तो वहां पे उन लोगों को हम कहते हैं, राइट, क्योंकि हमने ग्राउंड द लेवल के साथ काम किया हुआ है जुड़कर, तो हम खुद प्रमोट करते हैं वहां के लोगों को कि बनाओ ग्रुप ऐसा और इसको हम ये तुम्हारे को करेंगे। ओके, आगे बोलिए और, ठीक है, चले आगे। जी सर। ओके, नाउ सोल प्रोप्राइटरी फर्म्स, अब बिजनेस अकाउंट्स आ गए, क्योंकि अब बिजनेस वाले भी अकाउंट खोलेंगे। उसमें जो सिंपल तरीका है, सबसे सिंपल जो होती है वो है सोल प्रोप्राइटरी। सोल प्रोप्राइटरी का मतलब उसका एक ही मालिक। हमने, ठीक है, कहीं नौकरी कर रहे थे, या हम, आपने देखा हो अपने एरिया में कि कोई नौकरी कर रहा है, कोई उसके बाद रिटायर होकर आ गया, उसने दुकान खोल ली, वो सोल प्रोप्राइटरी है। किसी ने बाजार में एक दुकान खोली है, खुद ही मालिक है उसका, वो सोल प्रोप्राइटरी है, उसको सोल प्रोप्राइटरी बोलते हैं, जिसका मालिक एक होता है। अगर एक से ज्यादा लोग मिलकर खोलते हैं फिर वो पार्टनरशिप हो जाएगी, तो इसलिए हम पहले सोल प्रोप्राइटरी की बात कर रहे हैं। इसका अकाउंट खोलने के लिए इनमें से कोई भी कोई दो डॉक्यूमेंट वो दे सकता है। पहला, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तो जो दुकान खोली गई है, जो फर्म खोली गई है, उसका रजिस्ट्रेशन कराया अगर, तो वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा। इसमें इंक्लूडिंग उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आजकल कोई भी जो उद्योग विभाग है, उससे आपको अगर कोई उद्योग लगा रहे हैं आप, तो उद्यम सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है। एक लाइसेंस इश्यू बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी, जहां पर में आप काम कर रहे हैं, जहां पे आपकी फर्म काम कर रही है, जहां पे आपका ये लगा बोला आपने, वहां का जो म्युनिसिपल एरिया है, वहां से उनको कोई लाइसेंस उसकी अथॉरिटी ने जारी किया हो, या कोई ऐसा लाइसेंस जो आपको काम करने के लिए जरूरी था, लाइसेंस लेने के लिए। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, आप मान लीजिए कोई क्या नाम की कोई व्हीकल चलाता है, टैक्सी चलाता है, कोई बस चलाता है, और कोई जो ट्रक चलाता है, तो उसको आरटीओ से रूट परमिट लेना होता है। तो जैसे उसको रूट परमिट के बिना वो चला नहीं सकता, जब तक उसका आरटीओ का रूट परमिट नहीं होगा, वो गाड़ी नहीं चला सकता। इस तरीके से हो सकता है कोई आपका काम ऐसा हो, जैसा काम हो जिसमें कि आपको उससे लाइसेंस, म्युनिसिपल अथॉरिटी से लाइसेंस चाहिए होगा, या जैसे फूड डिपार्टमेंट से कोई लाइसेंस चाहिए होगा, किसी होटल के लिए चाहिए होगा, तो ऐसा लाइसेंस अगर आपका इश्यू हुआ है। सेल्स और इनकम टैक्स रिटर्न्स, अगर पहले से आपकी फर्म काम कर रही है और आप उसकी सेल टैक्स, इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं, उसकी कॉपी दे सकते हैं। या आपने सीएसटी, वैट, जीएसटी, आपने कोई जीएसटी का नंबर लिया है अपना फर्म का, आजकल तो लोगों ने सब नॉर्मली सबके बिजनेस में जीएसटी नंबर है, तो वो सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं। सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट इशूड बाय सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स अथॉरिटीज, तो सेल टैक्स, सर्विस टैक्स वगैरह, और ये अपना प्रोफेशनल्स के अंदर जैसे आपके लॉयर्स हो गए, आर्किटेक्ट्स हो गए, चार्टेड अकाउंटेंट्स हो गए, तो ये प्रोफेशनल्स हैं। डॉक्टर्स हो गए, इनके पास में अगर कोई ऐसा, इनकी टैक्स अथॉरिटीज ने इनको लाइसेंस इशू किया हुआ है, कोई सर्टिफिकेट इशू किया हुआ है, वो दे सकता है। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, इंपोर्ट का मतलब होता है कि बाहर देश से कोई चीज मंगा रहे हैं, एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि आप यहां से अपने देश से कोई चीज बाहर भेज रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए अपने देश से, मान लीजिए मैंगोज, मैं आम की बात कर रहा हूं, वो बाहर दूसरे ऑस्ट्रेलिया में भेज रहे हैं, आप ऐसे नहीं भेज सकते, या आप वहां से कोई चीज ऐसे नहीं मंगा सकते। उसके लिए आपको अपना एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। वो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में जो भी उनकी प्रक्रिया होगी, उसके बाद में आपको आईईसी कोड मिलेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, वो सर्टिफिकेट मिलेगा। उस सर्टिफिकेट के बेसिस पे आप जो है ये काम कर सकेंगे। तो आपका अकाउंट खोलने बगैर ऐसा काम कर रहा है, ये सर्टिफिकेट आप बैंक में दिखा सकते हैं, उसकी कॉपी दे सकते हैं। कंप्लीट इनकम टैक्स रिटर्न दे सकते हैं, या यूटिलिटी बिल्स, आपकी इस फर्म के नाम पर कोई पानी बिजली का कनेक्शन है, आप वो जमा, उसकी जो है रसीद जमा कर सकते हैं। इनमें से कोई दो डॉक्यूमेंट जमा करके जो है इसका फर्म का अकाउंट खुल जाता है। अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, अभी हमने सोल प्रोप्राइटर की बात करी, जरा कंपनी में आपको डिटेल से जो थोड़े से बताऊंगा। इसका खोलने के लिए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन चाहिए मेरे को,
रजिस्ट्रेशन जैसे होगा सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन मिलेगा, बिना इसके कंपनी अकाउंट नहीं खुल सकती, बिना इसके कंपनी अपना कोई बिजनेस नहीं कर सकती। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, अब ये पढ़ने को तो हम पढ़ के आपको बता देंगे, लेकिन आपको इसका पता होगा। आपको क्या पता कि मेमोरेंडम और आर्टिकल एसोसिएशन क्या है? लिख तो दिया, वहां एग्जाम में कुछ पूछ लिया उसने। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मतलब होता है इसके अंदर कंपनी की सारी डिटेल लिखी हुई हो इस डॉक्यूमेंट के अंदर। आपसे वहां एग्जाम में सवाल पूछ सकता है कि कंपनी का अकाउंट खोलते हुए एक ऐसा डॉक्यूमेंट लिया जाता है जिसमें कंपनी की सारी डिटेल लिखी होती है, उसको क्या कहते हैं? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। कंपनी का नाम क्या है, कंपनी कब एस्टेब्लिश हुई, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, कंपनी कॉर्पोरेट ऑफिस कहाँ है, कंपनी क्या करती है, कंपनी कौन डायरेक्टर्स है, कंपनी के, ये सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा होगा? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी का इंटरनल वर्किंग, रूल रेगुलेशंस, उनकी पावर्स, वो सब उसके अंदर लिखी होगी कि जो इसके डायरेक्टर्स हैं कंपनी के, उनकी ये पावर्स होगी, उनका ये रूल रेगुलेशन से काम करने के, वो सारा उसके अंदर लिखा होगा। पैन नंबर ऑफ द कंपनी ले लेंगे, रेजुलेशन फ्रॉम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड पावर ऑफ अटॉर्नी, एक पावर ऑफ अटॉर्नी ले लेते हैं, और रेजुलेशन, क्या रेजुलेशन लेते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कि हम अपनी इस कंपनी का अकाउंट यहाँ पर में इस बैंक के साथ खोलना चाहते हैं, खोल रहे हैं। नेम्स ऑफ द रेलिवेंट पर्संस होल्डिंग सीनियर मैनेजमेंट, कौन उसके सीडीओ हैं, कौन मैनेजिंग डायरेक्टर है, कौन उसके डायरेक्टर्स हैं, कौन सीएफओ है, कौन उसका सीईओ है, कौन सीईओ है, इनके सबके नाम और इनके डेजिग्नेशन आगे लिखो। एंड रजिस्टर्ड ऑफिस एंड प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, मैंने आपको बताया कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहीं और हो सकता है, कॉर्पोरेट ऑफिस कहीं और हो सकता है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कहीं और हो सकता है। ये तीनों जानकारी हमारे पास में। अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स, अभी हमने बताया था आपको पार्टनरशिप फर्म्स क्या है। अब यहां पर मैं पार्टनरशिप फर्म्स के बताने से पहले थोड़ा सा आपको पीछे ले जाता हूं कि पार्टनरशिप फर्म की जरूरत नहीं है कि वो रजिस्टर्ड हो, ये नॉन रजिस्टर्ड भी हो सकती है। आपकी सोसाइटी रजिस्टर्ड भी हो सकती है, नॉन रजिस्टर्ड भी हो सकती है, आपकी ट्रस्ट रजिस्टर्ड भी हो सकती है, नॉन रजिस्टर्ड भी हो सकती है। ये जो मैं बात कर रहा हूं, ये बात कर रहा हूं रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म की, जो रजिस्टर्ड है। उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा आपको? आपके एग्जाम में आ सकता है पार्टनरशिप फर्म का अकाउंट खोलने के टाइम पर, ये समय, इनमें से एक डॉक्यूमेंट लिया जाता है, कोई एक डॉक्यूमेंट लिख देगा इसमें से, बाकी तीन दूसरे लिख देगा। पहला है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, दूसरा है पार्टनरशिप डीड, तीसरा है पैन नंबर, और चौथा है डॉक्यूमेंट्स एज स्पेसिफाइड, नेम्स ऑफ ऑल पार्टनर्स उसमें लिखे होंगे, रजिस्टर्ड ऑफिस एंड प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। इसका इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा हुआ है पार्टनरशिप डीड, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म की बात करेगा तो आपको जो करने के लिए पार्टनरशिप डीड जरूर लिख देगा उसके अंदर, बाकी तीन कुछ और लिख सकता है। पार्टनरशिप डीड होती है जिसके अंदर पार्टनरशिप फर्म की पूरी डिटेल लिखी होती है कि पार्टनरशिप फर्म करनी, कंपनी क्या उद्देश्य है, कौन पार्टनर्स हैं, कितना पैसा इन्होंने लगाया, क्या इनका रेट, क्या इनका पोर्शन है, प्रॉफिट लॉस में क्या इनका प्रोपोर्शनेट होगा, सारी चीजें पार्टनरशिप के बारे में जो लिखी होती है जिस डॉक्यूमेंट में, उसको पार्टनरशिप डीड कहते हैं। यही सवाल दूसरे सबसे पूछ सकता है कि पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा होता है पार्टनरशिप डीड की पूरी डिटेल, रेशियोज ऑफ द प्रॉफिट लॉस ऑफ द पार्टनर्स, ये सारी चीज लिखी है। तो आपको ये मैंने डिटेल में इसीलिए बताई है, पर मैं केवल पढ़कर आगे नहीं गया। यहां पर मैं अभी मैंने आपको बोला था कि पार्टनरशिप फर्म को जरूरत नहीं है कि वो रजिस्टर्ड हो, पार्टनरशिप सोसाइटी को जरूरी नहीं है कि रजिस्टर्ड हो, ट्रस्ट को जरूरत नहीं है कि रजिस्टर्ड हो। अगर ये रजिस्टर्ड नहीं है तो उनका अकाउंट खोलने पे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा नहीं। अगर पार्टनरशिप रजिस्टर्ड नहीं है तो जरूरी नहीं कि पार्टनरशिप डीड लिखित रूप में हो, वर्बल भी हो सकती है। अगर ये ऐसा है तो ये अनरजिस्टर्ड फर्म्स के लिए है। उस समय हम रेजुलेशन ऑफ द मैनेजिंग बॉडी वो ले लेते हैं, पैन नंबर तो सबके पास होगा, जो पार्टनरशिप फर्म है तो उसका पैन नंबर लिया होगा, पावर ऑफ अटॉर्नी ले लेंगे। यहां मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देकर और क्लियर करता हूं। मान लो जहां पे आप रहते हैं उस मोहल्ले में, उस एरिया में 100 मकान है, 50 मकान है, उन लोगों ने एक वेलफेयर सोसाइटी बनाई है मकान वालों ने, अक्सर बनी हुई है सोसाइटियां। उस सोसाइटी का जो अकाउंट खोलना है और वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो क्या करते हैं, एक अपना मीटिंग करेंगे कि हमारी ये सोसाइटी, इसका नाम ये है, इसके ये मेंबर्स हैं इतने,
हमारी आज मीटिंग हुई है, हम ये अकाउंट खोल रहे हैं, ये हमने सेलेक्ट करा, ये सेक्रेटरी प्रेसिडेंट है, ये है, और उसके बाद सबके सिग्नेचर्स हो जाएंगे मेंबर्स के, उसके बेसिस पे जाके बैंक में अकाउंट खोल देंगे। जो भी उसके ऑथराइज्ड सिग्नेटरीज होंगे, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, 100 मेंबर्स है पार्टनरशिप इसके सोसाइटी के, किसी को जाने की जरूरत नहीं है, केवल 2 जो इलेक्ट करके आपने बताया वो लोग चले जाएंगे वहां पर में और वो अकाउंट खोल देंगे। और अगर ये सोसाइटी आपकी रजिस्टर्ड है तो आपको जहां पे सोसाइटी रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज में वहां से एक सर्टिफिकेट मिला होगा, आप वो जमा करा देंगे, इस बेसिस पे इनका अकाउंट खुल जाता है। अकाउंट्स ऑफ द जुडिशियल आर्टिफिशियल पर्संस, लोकल बॉडीज लाइक विलेज पंचायत, अब ये विलेज पंचायत हो गया, म्युनिसिपल बोर्ड्स के वो हो गया, यूनिवर्सिटीज हो गई, वो सारे इस क्लास में आएंगे। इसमें क्या करेंगे आप, डॉक्यूमेंट शोइंग नेम ऑफ द पर्सन ऑथराइज्ड टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द एंटिटी। एंटिटी क्या है इसके अंदर, ग्राम पंचायत, विलेज पंचायत। उसके लिए क्या कर रहे हैं, विलेज पंचायत क्या लिख के दे रही है, ग्राम पंचायत क्या लिख के दे रही है कि हम फलाना फलाना आदमी को, जिसका डेजिग्नेशन ग्राम अधिकारी या ग्राम प्रधान है, को इस एंटिटी मतलब इस सोसाइटी के अकाउंट, इस ग्राम पंचायत के अकाउंट पे ऑपरेट करने के लिए ऑथराइज करते हैं। इसी तरीके जो अपना यूनिवर्सिटी होगी उसकी तरफ से किसको ऑथराइज कर रहे हैं, रजिस्ट्रार को, तो वी हियर बाय ऑथराइज रजिस्ट्रार सो एंड सो, नाम लिख के, रजिस्ट्रार ऑफ द सोसाइटी यूनिवर्सिटी टू एक्ट अपॉन ऑन बिहाफ ऑफ द, तो ये हम उसको लेकर उसका अकाउंट खोल लेते हैं, जिनका कि आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। अब अकाउंट ऑफ द ट्रस्ट, पहले मैंने किसकी बात करी थी, पहले हमने आपको बताया था वो ट्रस्ट जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं है, जो पार्टनरशिप रजिस्टर्ड नहीं है। एक पार्टनरशिप रजिस्टर्ड की बात कर ली थी, अब ये ट्रस्ट कौन सी आई है, ये ट्रस्ट वो है जो रजिस्टर्ड है। जब ट्रस्ट रजिस्टर्ड होगी तो उसको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला होगा, और वो ट्रस्ट रजिस्टर्ड होगी तो वो रजिस्टर्ड करने के टाइम पर उनकी ट्रस्ट डीड लिखी गई होगी, वो ट्रस्ट डीड लिखी होगी। जैसे हमने, अब फिर दोबारा रिवाइज कर रहा हूं, पीछे जा रहा हूं, कंपनी का अकाउंट खोलते हुए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बताया था, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बताया था, जिसमें पूरी कंपनी की डिटेल होती है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में उसका इंटरनल वर्किंग पावर्स के बारे में बताया था। पार्टनरशिप, हम पार्टनरशिप डीड बताई थी, जिसके अंदर पूरी डिटेल पार्टनरशिप की होती है। ऐसे ही ट्रस्ट डीड के अंदर सारी ट्रस्ट की डिटेल होती है कि ट्रस्ट क्या नाम क्या है, ये ट्रस्ट कब बनी, ये ट्रस्ट किसने बनाई, ट्रस्टीज कौन है इसके, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ट्रस्टीज की पावर्स क्या हैं, वो सारा इस ट्रस्ट डीड के अंदर लिखा होता है। दूसरा, पैन नंबर लेंगे, नेम ऑफ द बेनिफिशियरीज लेंगे, और जो एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस इसका मैंने बताया वही डिटेल इसके अंदर मिल जाएगी, उसको नोट करके हम इसको, एंड लिस्ट ऑफ द ट्रस्टीज एंड डॉक्यूमेंट्स एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 16। ये ट्रस्ट डीड का जो ट्रस्ट का जो है सेक्शन 16 के अंदर जो कोई और डॉक्यूमेंट्स भी ट्रस्ट से रिलेटेड बताए गए हैं उनको हम यहाँ पर में लेकर इनका अकाउंट, ये इतने पीरियड में, इतने देर में हमने जो कुछ स्पेशल अकाउंट जो, हेलो